नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट को लेके है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट भी कहा जा सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स में यह अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस ए को कैरी कर सकता है, यानी कि ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को कैरी कर सकता है। और इसके लिए खास करके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 40 सुखोई को मॉडिफाई करने का फैसला भी किया गया था, जो कि ब्रह्मोस को कैरी करेंगे, जिसमें सुखोई की अंडर कैरेज सेक्शन को ब्रह्मोस मिसाइल की वेट को कैरी करने के लिए मजबूत बनाया गया था। लेकिन अभी भी सुखोई में बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली ये जो प्लान किया गया था कि बस 40 सुखोई को ही मॉडिफाई किया जाएगा, अभी ऐसा लग रहा है कि शायद बस 40 सुखोई हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 20 सुखोई को भी फर्दर ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वर्तमान जिन सुखोई को ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, हो सकता है इनको फर्दर भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी सुखोई में एक साथ तीन ब्रह्मोस को कैरी करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि पहले एक सुखोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता था। लेकिन ब्रह्मोस एनजी के आने के बाद सुखोई में एक बार में ब्रह्मोस ए के साथ साथ 2 एडिशनल ब्रह्मोस एनजी को भी कैरी किया जा सकेगा। अब एक नॉर्मल ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड वेरिएंट मिसाइल का वजन करीब 2.5 टन के आसपास की होती है और इसको सिर्फ सुखोई की सेंटर पायलॉन पर ही कैरी किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस एनजी को बाकी अलग अलग हार्डपॉइंट में भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि विंग्स और सेंटर फ्यूजलाज के करीब आते हैं। लेकिन फिर भी एक ही बार में तीन ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए, यानी कि इनकी कंबाइंड वेट को कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट की हार्डपॉइंट कोर स्ट्रक्चर को फिर से मजबूत बनाने की जरूरत पड़ सकती है और इसी वजह से इनको फर्दर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। और ऐसा करने के बाद हमारी सुखोई को हम एक मिनी बॉम्बर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बार में अपने साथ तीन ब्रह्मोस को कैरी कर पाएगा। इसमें से ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड वेरिएंट की रेंज करीब 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली और साथ ही ब्रह्मोस एनजी की रेंज करीब 290 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि हमको काफ़ी बेहतर स्टैंड अप कैपेबिलिटी दे सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हमारी सुखोई की फायर पावर लगभग 3 गुना तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि पहले हम लोग एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस को कैरी कर रहे थे, लेकिन अभी हम एक बार में तीन ब्रह्मोस को कैरी कर पाएंगे। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स में अपाची से लेके रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे, यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे इंडिजिनस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले की बात करें तो हमारी अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट में इससे पहले Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर हुआ करते थे। अभी भी हमारे पास लगभग एक स्क्वाड्रन Mi-35 हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ साथ हेलीकॉप्टर काफी पुराने हो चुके हैं और इसी वजह से अभी आखिरी बचे हुए Mi-35 हेलीकॉप्टर को हमारी एक्टिव ड्यूटी से रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 2 Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन मौजूद था, जिसमें से अपाचे हेलीकॉप्टर के इंडक्ट होने के बाद 2020 के आसपास हमने एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया था और अभी आखिरी बचे हुए स्क्वाड्रन को भी रिटायर करने की बात की जा रही है। ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये इंडियन एयरफोर्स की नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की एविएशन कोर के अंडर आते हैं और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी जिन अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया उनसे Mi-35 हेलीकॉप्टर को आगे चल के रिप्लेस किया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल तक ही इंडियन आर्मी को अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी आर्मी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि एडिशनल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को भी फ्यूचर में खरीदा जा सकता है और साथ ही 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी आगे चल के खरीदने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट यूएवी की तरफ से है। रिसेंटली हमारी रुस्तम 2 यूएवी की डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट होने के बाद अभी एचएएल की तरफ से और एडीए की तरफ से एक और हेल क्लास की, यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास की यूएवी को डेवलप करने का प्लान किया गया। इसके बारे में पहले भी एचएएल की तरफ से कई बार एक और हेल क्लास की यूएवी को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा चुका है। अभी बताया जा रहा है कि इसे अभी सीरियसली डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। इसको लेके अभी एचएएल और एडीए की तरफ से हमारी तीनों सर्विस के साथ बातचीत करना शुरू किया जा रहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। एडी की तरफ से जिस हेल क्लास की यूएवी को डेवलप करने का एम रखा गया उसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन को भी बताया जा रहा है, जो कि हो सकता है वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत बदल भी सकता है। बेसिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस हेल क्लास की यूएवी को अभी एक वाइड रेंज की मिशन को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस, टारगेट एक्विजिशन और स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वेट करीब 4 से 5 टन तक होने वाले और इसको एक
940 हॉर्स पावर की टर्बोप्रॉप इंजन से पावर किया जाएगा। इस इंजन को खास करके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को और एंड्योरेंस को ध्यान में रखकर चुना गया है, जिसमें हम मैक्सिमम अल्टीट्यूड तक जा पाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस को हासिल कर पाएंगे और साथ ही लंबी दूरी तक और लंबे समय तक भी उड़ान भर पाएंगे। इसमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंसर्स और लोड आउट को भी आगे चल के चेंज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और इसमें करीब 2 टन के आसपास लोड आउट को भी कैरी किया जा सकेगा, जो कि इसे स्ट्राइक मिशन के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सूटेबल ऑप्शन बना सकते हैं। अभी इसे डेवलप करने के लिए एडीए की तरफ से 4 से 5 साल का टाइमलाइन रखा गया है, जो कि 2030 के आसपास फुल्ली ऑपरेशनल हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। कुछ दिन पहले ये बात बताया गया था कि अभी तेजस को ऑफिशियली फ्रंट लाइन में भेजने का फैसला किया गया था और तेजस को भी राजस्थान और श्रीनगर जैसे एयरफोर्स स्टेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी डिप्लॉयमेंट में एक और बड़ी चेंज की जा रही है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी MiG-29 को श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉय करने की बात की गई है। अभी तक मेनली इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था, खास करके जब से चाइना के साथ हमारा झड़प हुआ था तब से इनको लद्दाख से ऑपरेट किया जा रहा था और इनकी हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो की वजह से ये लद्दाख से ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सूटेबल थे। लेकिन अभी जैसे कि MiG-21 को श्रीनगर एयरवेज से रिटायर किया जा रहा है तो इनकी जगह को भरपाई करने के लिए भी MiG-29 को श्रीनगर में शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ से एक तरीके से MiG-29 हमारी दोनों फ्रंट को संभाल भी सकते हैं और MiG-29 कई मामले में पुराने MiG-21 के मुकाबले बेहतर भी हैं, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो जाए या फिर एवियोनिक्स के मामले में हो जाए, हर मामले में MiG-29 को बेहतर कहा जा सकता है। और वर्तमान के लिए अगर MiG-29 को श्रीनगर से कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो MiG-29 ही होने वाला है, क्योंकि फिलहाल वहां पर अभी के लिए कोई हाई इंटेंसिटी वाला सिचुएशन नहीं है और बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने की वजह से यहाँ से MiG-29 आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ से हम दोनों फ्रंट पर भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अभी अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन में तेजस को भी आगे चल के तैनात करने की बात की गई है, जो कि श्रीनगर एयरवेज को सप्लीमेंट दे सकता है और एक डिफेंसिव रोल के लिए तेजस और MiG-29 का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही सुटेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।